मुतालिका उसमें कुछ बहुत ज़रूरी था कि मैं आवाम के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और खोल के सारी जो सिचुएशन है उसकी वजूहात हैं वो भी रखें, और जिस तकलीफ़ में से शाम के वक्त रात को और पीक सिचुएशन है उसकी वजूहात हैं वो भी रखें, और जिस तकलीफ़ में से शाम के वक्त रात को और पीक आवर्स के अंदर अगर आवाम को कोई तकालीफ़ हमारी बिजली प्रोवाइड ना करने की वजह से हो रही हैं उसका बाकायदा आपके सामने जवाब दे हों। एक तो माजरत भी करें, लेकिन ये माजरत हमारे हालात जो ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है तो फिर भी हमारी माजरत करना बनती है। समझाने की बात यह है कि पिछले सालों में 2017 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछली वाली हुकूमत की तगदो और कोशिश की वजह से हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरों से और लोड शेडिंग के मर्ज से आज़ाद किया इस पूरी आवाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिसकी तारीफ़ बैनुल अक़वामी मीडिया भी आज करता है कि पाकिस्तान ने रिन्यूएबल एनर्जी और सोलराइजेशन के इनकलाब में ग़ालिबन दुनिया में पहला उनकी पोजीशन शायद हो आज, और लोगों की इन्वेस्टमेंट से किसी भी महंगे जो कर्ज़े हैं या IPPs के ज़रिए नहीं, लोगों के थ्रू, वो भी जो पॉलिसी थी 2017 के अंदर मैंने जब मैं वफाकी वज़ीर था उस वक़्त नून लीग की हुकूमत में मुतारिफ़ कराई थी, जिसका फ़ायदा आज हमें कई साल के बाद इस किस्म के हालात जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया, पावर सेक्टर की कीमतें ऊपर गई मुख्तलिफ़ ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान उससे और पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल महफूज रहे। 1 अप्रैल के बाद जब हमारे जो LNG के रिक्वायरमेंट थी गैस की, वो जब हमें बाहर से आना बंद हुई और जी कतर ने फ़ोर्स मेजोर किया, उस दिन के बाद से जितनी भी आपकी ज़रूरियात पीक आवर्स के अंदर गैस प्लांट्स के ज़रिए पूरी होती थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा खला आया। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल अप्रैल के अंदर जो हमारी आबी ज़ख़ायर से बनी हुई बिजली थी, पन बिजली, वो पिछले साल अप्रैल के अंदर 3200 मेगावाट थी, और हमारी LNG के प्लांट से अप्रैल की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए 3000 मेगावाट LNG के प्लांट से LNG के ईंधन से पिछले साल अप्रैल में बनाए जा रहे थे। इस साल वो 3200 मेगावाट जो पन बिजली से बनती थी वो अब नीचे होके 1671 मेगावाट पे पहुंच चुकी है। यानी मंगला और ये तरबेला से जो पानी रिलीज़ ना होने की वजह से बिजली के अंदर जो कमी पिछले 15 दिन में रही है वो तकरीबन 1700 मेगावाट रही है। यानी तो हमारा तकरीबन शॉर्टफॉल जो है मिला के 2500 मेगावाट LNG का हमारा जी शॉर्टफॉल आया, बाहर से ईंधन नहीं आ रहा, मेरे प्लांट्स बिजली नहीं बना सक रहे, और 1530 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें पन बिजली ना पैदा होने की वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? 2100 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल गैस की पावर के अंदर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बाहर से गैस नहीं आ रही। ईरान की जो जंग अमेरिका के साथ लगी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो इशू है उसकी वजह से हमें गैस मौसूल नहीं हो रही, और कतर ने फोर्स मेजोर किया हुआ है, वो आपके और आवाम के इल्म में है। पन बिजली के अंदर 1530 मेगावाट की कमी क्यों आई? इस दफ़ा अप्रैल के महीने में मौसमी हालात और बारिशों की वजह से हमारे जो सूबे हैं जिनको पानी की ज़रूरियात किसान के लिए होती है, और पानी का एक क्लियर प्रिंसिपल और रूल है पाकिस्तान के अंदर कि पानी उस वक़्त इन ज़ख़ीरों से रिलीज़ होगा जब किसान पानी मांगेगा, वरना सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए ये पानी रिलीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जो किसान को अपनी फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो सकेगी, और ये पानी सीधा अरेबियन सी में जाके ज़ाया हो जाएगा। तो इस 4000 जी मेगावाट की जो शॉर्टफॉल आज है, आपको मैं मांग की भी बात बता दूं, इस दफ़ा अप्रैल के पहले 15 दिनों में
कम से कम मांग 9,000 मेगावाट थी और ज़्यादा से ज़्यादा मांग 20,000 मेगावाट की रही पिछले 15 दिनों में। मुख्तलिफ औकात के अंदर ये मांग मुख्तलिफ होती थी। किसी भी वक्त पीक आवर्स के अलावा यानी दिन के वक्त जब रोशनी होती है या जब लोगों को मांग नहीं होती, उस वक़्त लोड शेडिंग ना की गई, ना आगे की जाएगी और ना की जाने की कोई ज़रूरत है। जब आपकी मांग 16,500 मेगावाट से ऊपर जाती है तब आपकी गैस के प्लांट्स की ज़रूरत पेश आती है। जब गैस नहीं होती तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई और ईंधन नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर तमाम ईंधन, इंपोर्टेड कोल, लोकल कोल, न्यूक्लियर और जितनी पन बिजली मौजूद है और जो सोलर बिजली मौजूद है, तमाम के इस्तेमाल होने के बाद जब आपका 16,500 से मांग ऊपर जाती है तब आपका शॉर्टफॉल क्रिएट होता है और उस वक़्त फिर शाम के उस हिस्से में लोड शेडिंग को आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक जी बढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसे दिन आए जब ये मांग तकरीबन 17,500-18,000 मेगावाट थी। कुछ ऐसे दिन आए जिसके अंदर 20,000 मेगावाट तक गई। जितनी जितनी 16,500 से ऊपर जाती गई उतनी लोड शेडिंग के घंटों में उसका इजाफा होता रह गया। 1 घंटा पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर लोड शेडिंग हो तो वो 500 मेगावाट की वजह से होती है। यानी 500 मेगावाट कम आपकी मांग से कम प्रोड्यूस कर रहे हों तो 1 घंटा लोड शेडिंग। इस वक्त हमें तकरीबन 3,000 और 3,500 मेगावाट के बीच में कल रात को हमारी मांग हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं जी ट्विटर के ऊपर, उनका हक है बोलना, लेकिन अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं कि आपकी 40,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसीलिए लोड शेडिंग हर साल नहीं होती थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसीलिए पहले अप्रैल से पहले लोड शेडिंग नहीं थी। जैसे ही ये गैस की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी और पन बिजली से इजाफा हो जाएगा, ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो खुशखबरी आवाम के लिए है कि ये बहुत आर्जी हालात हैं और ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से पैदा होने और गैस ना होने की वजह से हालात हैं। आज अगर हमारी पन बिजली 1600 मेगावाट 1500 मेगावाट कम भी होती, फिर भी हमारे पास गैस की इतने प्लांट्स हैं कि हम 3,000 के बजाय 6,000 मेगावाट भी प्रोड्यूस हम जी कर सकते थे। पिछले साल से 3,000 मेगावाट ज़्यादा। और जिस 1,500 मेगावाट के पन बिजली की जो कमी है उसको गैस से पूरा कर सकते थे और आपके ऊपर बिजली की कीमतों के अंदर भी इजाफा ना होता। हमने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को पूरा रन कर रहे हैं। पूरा 1,400 मेगावाट जो हमारे पास फर्नेस ऑयल है वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद कल रात को हमने पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना अंदाज के अंदर हमने अर्बन और रूरल, देहाती पाकिस्तान और शहरी पाकिस्तान के अंदर भी फ़र्क नहीं किया। हमने इंडस्ट्री की भी लोड शेडिंग की, हालांकि वो बहुत एक जी प्रोडक्टिव था। इंडस्ट्री की लोड शेडिंग शुरू के कई दिन नहीं की जब आपके काबिल बर्दाश्त लोड शेडिंग थी। जब 3 घंटे से लोड शेडिंग का दौरानिया हमारे पाकिस्तान के अवाम जो अपने घरों में रहते हैं, जिनके पास ना जनरेटर है ना यूपीएस की आदत रह गई है, जब वो 3 घंटे और 2.5 घंटे से ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ना शुरू हुआ तब हमने इंडस्ट्री को भी लोड शेडिंग करना शुरू की। पिछले 1-2 दिनों में ये लोड शेडिंग हुई है। हमारे तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में, यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी जो पूरा हेस्को है और जो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है, उस पूरे एरिया में जहाँ से साउथ से जिसको बिजली दी जाती है वहाँ भी इस वक्त लोड शेडिंग नहीं है। जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग लॉसेस की वजह से हर साल और हर वक्त होती थी वही है, उससे ज़्यादा इजाफा लोड शेडिंग के अंदर नहीं हुआ। यानी कराची इलेक्ट्रिक और हेस्को इस लोड शेडिंग का जो बोझ आज बाकी पाकिस्तान उठा रहा है, क्योंकि साउथ में बिजली है तो वो नहीं उठा रहा। ये तमाम बोझी तफसील है।
जो वजह है बिजली की आज लोड शेडिंग होने में, लेकिन ये आर्जी वजह है। और हमने ये भी इंश्योर किया है कि जो आज से चंद दिन पहले हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हुआ था कि 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, वो आपकी कीमतों को कम करने के लिए था और कम रखने के लिए था, ताकि इस महीने की ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट की वजह से आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा ना हो और लोग बर्दाश्त करें 2-2.5 घंटे की लोड शेडिंग और अपनी कीमतों को वहीं का वहीं रखें। लेकिन जब ये चीज़ हमारी पन बिजली की हमें एक कंस्ट्रेंट आया, उसके बाद जब ज़्यादा लोड शेडिंग आवर्स हुए तो वो हमें बाअमल मजबूरी पाकिस्तान के अंदर उसका जी नफाज करना पड़ा। सर ये बताएं, तो मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये अर्ज़ करूँगा और दोबारा माफ़ करें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई हकीम लुकमान, दुनिया का कोई एनर्जी एक्सपर्ट, पाकिस्तान के ट्विटर के एक्सपर्ट्स और कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, हमें अपने इदारों के ऊपर और इस वक्त की मैनेजमेंट के ऊपर फ़ख्र है। हमने पिछले 2 सालों में अपने पावर सेक्टर को एक मेजर रिफॉर्म्स के ज़रिए आके लेके जा रहे हैं। हमने बिजली की कीमतों को पिछले 2 साल के अंदर बहुत बुरे हालात के बावजूद इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की, बिजली की कीमतों में जी कमी की, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। हमारा जून से लेके फरवरी तक इस साल 3.8% डिमांड इजाफा हुआ है और वो बिजली की कीमत कम होने की वजह से भी हुआ है, वो कैप्टिव पावर प्लांट्स के शिफ्ट होने की वजह से भी हुआ है, जो हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पावर सेक्टर बहुत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के अंदर बहुत एफिशिएंटली रन हो रहा है और इस वक्त की ये जो मजबूरी है इसकी वजूहात मैंने आपके सामने पेश की। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की है, ये क्या वजह है कि सिंध जो है एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्लान आता है उसमें भी वो बाद में शामिल होता है, उसके बाद आपकी तरह पावर डीलिंग की तरफ सैलानियाँ जारी होता है, फिर वो भी वापस किया जाता है एस्को, जिस तरह भी आपने बताया कि एस्को और के इलेक्ट्रिक में बिजली लोड शेडिंग नहीं है। और दूसरा, कल सदर जरदारी साहब से भी आपकी बड़ी अहम नशिस्त हुई थी, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, तो आप उनको बता देते कि थोड़े ये मामला है, तो उसमें बेसिकली क्या फैसले लिए गए और क्या एस्को जिस आप बात करें कि साउथ में लाइट है तो वहाँ नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट नहीं हो सकती सर? जी वो डाइवर्शन इस वक्त नहीं हो सकती क्योंकि हमारी ऊपर की प्रोडक्शन 14,000 मेगावाट से नीचे है। जब 14,000 मेगावाट से ऊपर की लोड सेंटर्स की प्रोडक्शन अपनी जनरेशन ऊपर जाएगी तो आप इजाफी मज़ीद 500 मेगावाट को अपने नॉर्थ के अंदर ऑफ टेक कर सकेंगे। हमारे ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट जो आप समझते हैं जी, मटियारी मोरो वाली जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बेहतरी आ रही है। वो 2-3 साल का मंसूबा है जहां आप मुकम्मल अपनी जी जनूब से बिजली को ऊपर लेके आ सकेंगे। वहाँ हेस्को और कराची इलेक्ट्रिक का हमने फ़ैसला वापस नहीं लिया, वो पहले दिन से फ़ैसला था, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कुछ घंटे के बाद दी ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। जब कहीं भी पाकिस्तान के अंदर बिजली होगी हमने अपने पास रख के क्या करनी है, तो साउथ में बिजली है, उसका जी तरसीली निज़ाम है, वो साउथ में ऑफ टेक हो सकता है। इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड आपके ग्रिड से 2160 मेगावाट की बिजली ले रहा है, पहले वो 1000 मेगावाट पे हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नहीं है। आसिफ जरदारी साहब के साथ कल मैं और कुछ और वफाकी वज़रा गए थे, उसके अंदर हम लोगों ने जिस तरह उनका प्रेस रिलीज़ भी आई है जो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और वो के मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई और जी लोड शेडिंग का भी जो बाकी लोगों का कंसर्न है, तो हमने अपनी पोजीशन जो है वो आज मीडिया के सामने बड़ी क्लियरली पूरी आवाम को पेश कर रहे हैं। हमारे साथ ये बताइएगा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑन स्पॉट LNG खरीद सके और इससे क्राइसिस को हल किया जा सके, तो इसके लिए क्यों नहीं जा रहे? दूसरा ये है सर कि आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग इसी वजह से नहीं कर रहे कि कीमतों में इजाफा होगा, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, हुकूमत का काम होता है मैनेज करना, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सस्ती बिजली दे और लोड शेडिंग? सर ऐड कर लें कि अगर स्पॉट कार्गोस जैसे कल आपके कुलीग ने कहा है कि हम उस पर गौर कर रहे हैं, एक तो ये बताइए कि क्या उसके लिए आपको ऑन बोर्ड लिए गए, और अगर स्पॉट कार्गोस की कीमत जैसी वो बता रहे होती है तो क्या आप इस
जाएंगे कि हम स्पॉट कार्गोस लेने चाहिए और फिर महंगी बिजली पैदा करेंगे? देखिए जी, जब मुझे अगर कतर से जी $12 के ऊपर आज उसकी इंडेक्सेशन वगैरह ब्रेंट वगैरह की होने के बाद अगर जी $12 पर MMBTU के ऊपर मिल रही होगी, तब मुझे स्पॉट पे जाके 18, 20, 22 जी डॉलर पे लेने की ज़रूरत कर क्या है और आप लोगों को बोझ डालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं गैस ज़रूर इंतज़ाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस का इंतज़ाम पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो अपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है, ताकि उसके अंदर कोई और ऑन द स्पॉट ख़रीदने की वजह से आपके ऊपर बोझ ना आ सके। लेकिन ऑन द स्पॉट कार्गो भी अगर आप आज ख़रीदेंगे तो आपको मई की डिलीवरी से पहले मिल ही नहीं रही। तो हम इसलिए हमने जी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत कोशिश की है और जो भी बेस्ट ऑप्शन है हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी कीमतों को। और बहुत बड़ी टीम या जी छोटी टीम का ताल्लुक नहीं होता, ये टीम बहुत एफिशिएंटली अपनी छोटे साइज़ के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस वक्त हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो बरोकार लेके आ रहे हैं। ये वो जंग का इफ़ेक्ट है जो शायद कीमतों की शक्ल में आप लोगों के सामने ना आ रहा हो, लेकिन हम कीमतें भी ज़्यादा अफोर्ड करने को शायद क्या पता तैयार होते, लेकिन कीमतें किस हद तक अफोर्ड करें। आज मैं जी डीजल की प्लांट जी चला सकता हूँ, ₹100 का यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं। ₹100 का पर यूनिट का बोझ आजकल के मौसम में शाम को 2-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग को उठाऊँ या ₹100 पर यूनिट का बोझ आवाम के ऊपर लेके आऊँ। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी सीरियस किस्म के कंस्ट्रेंट्स आए हैं। हमारी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें ऊपर गई हैं उसकी वजह से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को फर्नेस ऑयल है हम इस्तेमाल करें, वो हमारा अपना फ्यूल है, वो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट में से कुछ हम अपने पास रिटेन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी जितनी भी डेडिकेटेड गैस की फील्ड्स हैं वो भी माशाल्लाह ऑपरेशनल है। गैस की जो प्रोडक्शन है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छी उसमें इजाफा भी कर रहा है और अगले चंद महीनों के अंदर उसका इजाफा हो के अभी इस वक्त जो आपका जी बलोकी का जो प्लांट है जो 500 मेगावाट के करीब आपकी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी हमारी लोकल गैस की कीमत के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है, और जहाँ 2-2, 3-3 घंटे का पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा इजाफा आपने देखा लाहौर वगैरह के एरियाज़ के अंदर, वो इसलिए भी था क्योंकि उस इजाफे के अंदर हमारा जो जी बलोकी का प्लांट था वो जब नेचुरल गैस के ऊपर चलता है तो वो उसकी कभी कभी ट्रिपिंग आती है। वो क्योंकि LNG का MMBTU जो है वो कुछ ज़्यादा है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वो जब कम होता है उसकी ट्रिपिंग भी हुई। इसलिए हम LNG को इम्पोर्ट करने की पूरी कोशिश पहले दिन से हो रही है। अभी स्ट्रेट के अंदर कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह करेगा। पाकिस्तान ने जो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो वर्ल्ड के एक वो लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ है, तो अपनी उस डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को पूरा वो लेवरेज करके हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब और फॉरेन ऑफिस की कोशिश से कि हम लोग उसको अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए ट्रांसलेट करें। उस डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो हमें एक बहुत कामयाबी हासिल हुई है, उसी वजह से आपका तेल की कभी रैशनलाइजेशन और राशनिंग नहीं हुई, उसी की वजह से सप्लाई जारी रही और उसी की वजह से इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर ये जो बहरान है आज हम एक्सपेक्टेड है। अब देखिए आप तरबेला से कुल जी 10,000 जी क्यूसेक का इंडेंट था कल रात तक। आज उम्मीद है जो आज हमें हालात पता चले कि वो 10,000 के बजाय शायद 20 से 25,000 क्यूसेक रिलीज़ करें। जब वो 20 से 25,000 रिलीज़ करेंगे तो जनरेशन आपकी इधर ऊपर जाएगी। जब इधर ऊपर जाएगी कि तो साउथ की 500 मेगावाट और बिजली आएगी। मैं किसी भी किस्म की सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं हूँ, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, हुकूमत अक्ल कुल नहीं है, लेकिन बड़ी अपनी 2 साल एक रेपुटेशन बनाने के बाद पावर डिवीज़न बड़े क्लियरली आवाम को स्टेट कर रहा है कि कोई भी इस किस्म की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हम इस्तेमाल ना कर रहे हों एक ऑप्टिमल रिज़ल्ट हासिल करने के लिए। ये वो मजबूरियां हैं जो हमारे कंट्रोल, ईरान US वॉर हमारे कंट्रोल से बाहर है। नंबर 1, बारिशें होना, अल्लाह की रहमत होना, पूरे मुल्क के अंदर बारिशें होना और किसानों को पानी की मांग ना होना और उस पानी को ज़ाया ना करना सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए, ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये जैसी चीज़ें इंशाल्लाह जी नॉर्मलाइज होंगी, एक के अंदर हमारा एफर्ट है, बारिशों के अंदर मेरा एफर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमने 10-15 हज़ार क्यूसेक का इंडेंट अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ा के बिजली की सिचुएशन आज रात जो आने वाली रात है, हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली रात से
बहुत बेहतर होगी, अल्लाह बाकी ट्रांसमिशन लाइंस का और कुछ ट्रिपिंग को के ऊपर खैरियत रखे। आज की रात कल की रात से शायद बेहतर होगी, उसके बाद और भी बेहतरी शायद आ जाए। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं, नहीं, पूरे मुल्क अंधेरे में नहीं। आप गैस के जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, तो क्या ईरान और अमेरिका इस लोडशेडिंग की जिम्मेदारी है, यानी आप जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं तो कह सकता हूँ आप जिम्मेवार हैं। मैं अगर मुझे होता तो अगर आपने मुझे क्वालिफाई कर लिया तो अपने आप को भी क्वालिफाई करें। आपने यही बात भी की, ईरान की जी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल 100 दफ़ा फ़ख्र है। ये तो आपको पिछला आधा घंटा बात की, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको क्या जवाब दूँ? हाँ, बिजली की लोड शेडिंग गैस ना होने की वजह से हो रही है। LNG ईरान और US की वॉर होने की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर कतर की कार्गोज ना आने की वजह से हो रही है। तो और कौन जिम्मेवार है इसका? और जी पानी बिजली कम क्यों है? बारिशें, डिमांड नहीं आ रही, सूबे इरसा को गो अहेड नहीं दे रहे कि आप जी उस पानी को ज़ाया करें और समंदर के अंदर फेंक दें। वो जी किसानों के लिए स्टोर हुआ हुआ है बिजली, इसीलिए जिम्मेवार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर जंग खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर लोडशेडिंग होती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर मैं जिम्मेवार हूँ। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं बगैर शेड्यूल से लोड शेडिंग कर रही हैं। शेड्यूल नहीं है, लोगों को पता नहीं, तालिबी लोगों को पेपर भी हो रहे, पंजाब में अक्सर पेपर हो रहे बच्चों के। तो कम से कम आप ये जोर दें, शेड्यूल तो जारी करवाएं तो अपने मैप को सबसे ज्यादा लोड शेडिंग पंजाब में हो रही है। आप ही मैप को ही रैशनी है, आप उसी इलाके के रैशनी है। तो कम से कम आप कंपनियों को ये तो कहें कि शेड्यूल जारी कर दें ताकि बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। ये मजबूरियां तो आपने ज़ाहिर कर दी, मगर जो आपके इख्तियार में वो भी करें ना जी। शेड्यूल के हमने पीक आवर्स के अंदर अगर हर रोज़ बिजली की हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैं आज अगर 6 घंटे का शेड्यूल रिलीज़ करता हूँ तो क्या पता 3 घंटे हो, अगर 3 घंटे का करता हूँ तो क्या पता 6 घंटे की लोड शेडिंग पानी के रिलीज़ के मुताबिक हो रही हो, जो हर रोज़ उसका फ़ैसला हो रहा होता है। तो हमने ये बात बड़ी क्लियर है कि पीक आवर्स के अंदर ही सिर्फ लोड शेडिंग की ज़रूरत है। जब 16,500 मेगावाट से मांग आपकी ऊपर जाएगी, आज अगर मांग फ़र्ज़ करें अच्छे मौसम की वजह से जी 17,000 मेगावाट होती है, तो सिर्फ 500 मेगावाट की 1 घंटा लोड शेडिंग होगी। आज अगर बिजली की पैदावार पानी से 1,000 मेगावाट अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब है 2 घंटे की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। तो हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कहा है कि वो शेड्यूल दें और ये भी कोशिश करें कि हर घंटे के बाद, अगर फ़र्ज़ करें 12 घंटे पीक आवर्स के हैं और 6 घंटे लोड शेडिंग होनी है, तो वो हर घंटे के बाद करें। अगर 3 घंटे की होनी है तो वो हर घंटे के करने के बाद उसको और भी जी स्प्रेड आउट करें ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, हमने आज उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, कल भी दी थी, और वो लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर शेड्यूल पेश करें। आप बराए मेहरबानी पावर स्मार्ट ऐप के ऊपर जाके इन जी शेड्यूल्स को ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। अपना मीटर का नंबर अगर आप डालेंगे तो आपका जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का वो आपके सामने आ जाए। जी सर, क्या नहीं साहब? सर मुझे आपसे बताइए जो सिचुएशन चाहिए जो हो रही है, लेकिन इस दौरान जो साउथ में बिजली ट्रांसफ़र की जा सकती थी, अगर आपके जो मटियारी की और लाहौर के पास जो ग्रिड स्टेशन की कंपटीशन होती है, वो तकरीबन 3-4 साल का उसके अंदर डिलेज है, और उसी की वजह से जो आपकी जो मैन पंजाब के ऊपर जो प्राप्त होना, तो उसमें कोई एक दूसरे से भी तो पूछते हैं कि जो डिले का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका क्या करें और उसको एक्सपेडाइट कैसे करें और कितनी जल्दी वो आ सकता है। सर ग्रेड की वजह से जो ऑफ टेक नहीं हो रही थी वो तो हमने हंगामी तौर के ऊपर काम करवा के कर दिया। जो लाहौर का ग्रेड था जिसकी वजह से 500 से 600 मेगावाट ऑफ टेक हमारी इंक्रीज़ हुई है, बल्कि इन विंटर्स के अंदर ही हो गई थी, तो वो तो हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि वो बहुत साल से जो डिलेड था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन एक और जी लगनी है या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगने हैं, वो 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो हमने सारे मूव कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक और ADB बाकायदा उसको फंड करने के लिए तैयार है और वो अगले 2 से 3 साल के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। उससे पहले वो जो कंस्ट्रेंट है वो पूरा शायद ना हो सके, लेकिन बाकी कंस्ट्रेंट्स हमने रिजॉल्व कर चुके हैं। और हमारा जो अभी
स्टैटकॉम का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी आपकी ऑफ टेक अप इन द नॉर्थ साउथ की बिजली की बेहतर हो जाएगी। सर ये बताइए कि ये आपको आपने जिस तरह बताया कि 2100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से हम कराची को देते हैं, क्या आपके पास ये रिपोर्ट्स अभी मौजूद हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेड नहीं कर रहा? जी, के इलेक्ट्रिक इस वक्त इकोनॉमिक लोड शेडिंग के अलावा लोड शेडिंग नहीं कर रहा और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी नहीं कर रही। जहाँ बिजली है उसको पूरी मिल रही है, लेकिन अक्सर मुल्क जो नॉर्दर्न लोड के ऊपर है वहाँ ये मेन मुसीबत है, लोगों को इनकन्वीनियंस है। इसमें एक बात बता दें, जो हमारी डेडिकेटेड गैस है मुख्तलिफ कंपनियों की, आपकी अपने जो काउंटर पार्ट दूसरे मिनिस्टर हैं आपके हमसाए, उनसे कोई बातचीत हुई कि वहाँ से गैस कट करके कुछ दी भी उन्होंने कि आपको आर्जी तौर पर गैस जो है वो जी मेन जी पाइप वो सर पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। जो जितनी भी डेडिकेटेड फील्ड्स हैं वो हमारी डेडिकेटेड पावर प्लांट्स को आ रही है। उच 2 का जो पावर प्लांट है उसमें थोड़ा सा इशू था, वो भी आज हमने उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेन, हमने तो अपनी न्यूक्लियर प्लांट्स की जो मेंटेनेंस है वो भी आगे 2-2, 3-3 हफ्ते पोस्टपोन किए ताकि वहाँ से भी बिजली की जो ज़रूरत है वो हम पूरी कर सकें। और आजकल के वक्त के अंदर जहाँ ये कंस्ट्रेंट है वो किसी और तरीके से उससे बदतर ना हो। जी मेरा सवाल सर ये है कि आपने एक बल्कि गवर्नमेंट ने बनाया था एनर्जी एफिशिएंसी प्लान बनाया था, इस वक्त मार्केट्स भी 8 बजे बंद हो रही हैं, उसकी वजह से भी कुछ बिजली उससे 1100 की बचत हुई है। लेकिन जब पीक डिमांड और बढ़ेगी और ये जो क्राइसिस इस वक्त क्रिएट हुए हैं ये फौरी तौर पे तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ नुमाइंदा हो भी जाए, फिर भी प्राइसेस जो है वो नीचे आते हैं तो टाइम लगेगा। तो ये जब फुल फ्लैग चलेगी मार्केट्स वगैरह डिमांड बढ़ेगी तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, एफिशिएंसी पे कितना? नहीं, हमारा गैस की प्रोविजन, गैस का वो जो कार्गो के फ्लीट्स हैं वो शुरू हो जाए, आपका मसला ही खत्म हो। 3 साल कहाँ नहीं होंगे? 3 साल तक नहीं, 3 साल तक गैस ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी मिलना इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाए। लोड शेडिंग के ऊपर आपने बात की है, ये नेपरा का ये कहना है कि ये जो और इस पे उन्होंने जुर्माने असिस्टिव डिवाइसेस देने के लिए 105 पार्टनर्स को आज हम 800 मिलियन रुपए की असिस्टिव डिवाइसेस देंगे। पिछले साल ये हमने शुरू किया था, उस वक्त हमने वो बजट 400 मिलियन रखा था, हमने देखा कि डिमांड और ज़्यादा है और इस साल उसको हमने 800 मिलियन किया और आज की इस तकरीब में हम वो 800 मिलियन के असिस्टिव डिवाइसेस के लिए 105 पार्टनर्स को वो रकम दे रहे हैं। डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, हमारा ये पहले स्पेशल एजुकेशन कहलाया करता था, 2017 में हमने इसका नाम तब्दील किया। हमने एक नया असेंबली से एक्ट पास कराया जिसके तहत वो तमाम लोग जिनको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है उनके राइट्स, उनके लिए जो हुकूमत ने करना है कोशिश की कि एक जामे किस्म का कानून बनाया जाए। और ये जर्नी जो हमारी अब तकरीबन 8-9 साल हो गए जब से हमने डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया, उसमें काफ़ी मैं ये कहूँगा कि अचीव किया हमने। इस वक्त जैसे सेक्रेटरी DPD ने बताया 240 इदारे ऐसे हैं जो या तो खुद हुकूमत सिंध के हैं या हुकूमत सिंध के साथ मिलके पार्टनरशिप में इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को केटर कर रहे हैं। इसके अंदर 67 इदारे हमारे अपने, और जैसे बताया गया था जो हमारा फ्लैगशिप इदारा है C-ARTS का, जो पाकिस्तान में सबसे पहला C-ARTS का इदारा हमने गुलिस्तान जौहर में 2017 में शुरू किया था। आज बढ़ के वो 10 फंक्शनल इदारे हैं और वो कराची तक महदूद नहीं है। कराची में गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, औरंगी,
JPMC, लेकिन इसके अलावा कराची से बाहर भी हैदराबाद में, सक्खर में, शहीद बेनज़ीराबाद में, लाड़काना में और गंबट में हमारे ये CRDs के इदारे हैं। और इस साल जैसे आपको बताया गया था, ख़ास तौर पे नवाबशाह वाला और लाड़काना वाला इदारा जो है उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं और उनकी कैपेसिटी अब 300 बच्चों की दोनों इदारों में 300 लाड़काना 300 शहीद बेनज़ीराबाद में हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी साल में कुछ महीनों में यानी जून से पहले हम इनके इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है SIMPR का, सिंध इंस्टीट्यूट फॉर, मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, सिविल अस्पताल में साथ शुरू किया था। और ये जो सिविलियन है, इसलिए कि आर्म्ड फोर्सेस में ये इदारे थे, सिविलियन सबसे बड़ा और पहला बल्कि वाहिद इदारा हुकूमत सिंध का है जो खुल रहा है। इसके लिए भी हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए एक असेंबली से कानून पास कराया और अब ये इदारा, इसकी सैटेलाइट्स कराची में तो है ही, हैदराबाद और लाड़काना में जल्द ये शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है इन इदारों के वो शुरू करें। सिंध गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव जो इस साल इंशाअल्लाह हम इसको कर रहे हैं कंप्लीट, ये कुछ सालों पहले मुझे जो स्कूल्स थे ये स्पेशल चिल्ड्रन के या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के, जो अभी मवन ने बात की थी एक्सेप्टेबिलिटी, या बहुत अच्छे अच्छे इदारे थे एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जिनको हम कहते थे कि जी अपने इलाके के पार्क्स इनके लिए खोलें बच्चों के लिए, वो जवाब दे देते थे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि जी आप, और हम एक एनुअल, अब तो एनुअल भी नहीं, साल में 2-3 बार एक मेले कराते हैं ताकि सारे ऐसे बच्चों को एक जगह जमा करें और मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ मैं भी कुछ टाइम गुजारूँ। वो 4 इंक्लूसिव पार्क्स इंशाल्लाह जून से पहले, मुझे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि शायद आगे थोड़ा चले जाए, मैंने कहा यार जून से पहले इनको कंप्लीट करके दो और इंशाल्लाह वो 4 इंक्लूसिव पार्क्स कंप्लीट होंगे। ये रास्ता है, आज से कुछ साल पहले मैं खुद कहता हूँ कि वो स्लो चल रहा है, मुश्ताक साहब बैठे हैं, सारे ज़िम्मेदार वो हैं उसके, जाफरा साहब, जो हमारी इंक्लूसिव सिटी का प्रोग्राम है जो अभी बताया गया 75 एकड़ पे एक हम पूरा शहर सॉर्ट ऑफ आबाद करना चाहते हैं, जिसमें अपने अपने पार्टनर्स भी सेलेक्ट किए हैं, उस पर काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये समझे छोटे छोटे उसके मॉडल्स हैं या पायलट्स हैं जो इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे उस इंक्लूसिव सिटी में शामिल होंगे। मैं आज की तकरीब के हवाले से ख़ास तौर पे अपने पार्टनर्स का, मैंने हमेशा कहता हूँ अकेले हम ये नहीं कर सकते थे, हुकूमतों ने ट्राई किए, बाकी गवर्नमेंट्स भी ट्राई कर रही होंगी, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन जो हमें ब्रेक थ्रू मिला वो तब मिला जब मेरे सामने बैठे हुए कई हमारे पार्टनर्स हमारे साथ हुए। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी और इस वक्त हमारे कितने टोटल पार्टनर्स हैं? 140 से ऊपर हमारे पार्टनर्स। ये छोटे स्कूल्स भी हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलके, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि हुकूमत, कहता हूँ कि रिसोर्सेज तो अपने दे सकती है, लेकिन वो पैशन काम करने के लिए शायद हर एक के पास नहीं है, और उन इदारों की, उन पार्टनर्स की ये कामयाबी है, वो हमें ड्राइव करते हैं कि हम कामयाब करें उन प्रोग्राम्स को जो इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। और मैं चाहूँगा सब मिलके उन इदारों को जो 140 और इसमें मेरे ख्याल 20-25 तो आज हमारे साथ इधर होंगे, उन सब के लिए मेरी तरफ से ज़ोरदार तालियां बजाएं
और मैं ये कहूँगा, मैं ये हमेशा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, पिछले साल हमने पहले जब ये प्रोग्राम पिछला किया था उससे पार्टनर्स बढ़ गए हैं। आज मैंने देखा 2-3 नए हमारे पार्टनर्स थे जिनके बच्चों ने टैबलोज दिए इधर पेश किए। मैं जो भी ऐसे इदारे हैं उनसे कहूँगा सामने आए, सेक्रेटरी DEPD बैठे हैं, उनको एक खुली इजाज़त है कि वो जाएं, विज़िट करें, वो देखें कि इदारा वाकई काम कर रहा है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और उनको इंक्लूड करें हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में और उनके साथ पार्टनरशिप करें। तो मैं उन पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से आप सबके साथ मिलके हम इंश्योर करेंगे कि जो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट का है, और बाकी जगहों पे तो ये बात होती है और मैं कभी नहीं कहता, मैं कोशिश करता हूँ कि ना कहूँ कि सबसे पहले हम नहीं किया। वैसे तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक बसेस सबसे पहले हम लाए और कई ऐसी चीज़ें की हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ बड़ी फ़ख्र से कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का प्रोग्राम सूबा सिंध में है, वो प्रोग्राम किसी और सूबे में तो नहीं है, शायद दुनिया में नहीं है। इसलिए कि मैंने दुनिया भी देखी है, बड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल है। और अब होता ये है कि मेरे पास SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स अभी तकरीबन रोज़ाना 1-2 आती हैं जो पेरेंट्स लिखते हैं कि जी मेरे बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही और कहीं करा दें, या कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो ये जो सूबा सिंध के अंदर इनिशिएटिव है, मैं इसको सेफली कह सकता हूँ कि दुनिया में शायद कहीं नहीं है। और इसमें अगेन जो हमारे सारे पार्टनर्स हैं इधर सामने बैठे, मैं असल में नाम लेना शुरू करूँगा तो कोई रह जाएगा मेरे से, इसलिए मैं सबको देख रहा हूँ इधर जो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि अगर आप जानते हैं, इसलिए कि आपको पता चलता है कहीं पे भी पूरे सूबे में किसी की ज़रूरत है, हम कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं। मैंने DEPD को कहा हुआ है कि मैं बाकी डिपार्टमेंट्स के पैसे काट के भी इनको मज़ीद सपोर्ट करूँगा, लेकिन वो लोग चाहिए जो ये सही तरीके से पैसे खर्च करें। आज हम और भी 1-2 कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ताज साहब, हम BBS शेख बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भी एक MOU साइन कर रहे हैं। इधर उनके भी दोस्त बैठे हुए हैं सारे, ताकि वहाँ पे भी ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ स्पेशल अरेंजमेंट हो के वो कोर्सेज करें। हमारी जो वेरियस एक और चीज़ जो मैंने इधर अभी सेक्रेटरी साहब ने कही थी, हमने कैबिनेट से अप्रूव करके इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू की थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ। आज आपने बताया 600 स्कूल्स ऐसे कितने थे, 300 प्लस ऐसे स्कूल्स हैं जिनके साथ हम बात करके उनके टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि हमारे टीचर्स जो है वो इक्विप्ड हों इन पर्सन स्पेशल जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको केटर करने के लिए। और उधर भी मैं उन स्कूल्स को कहूँगा जो इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना चाहते हैं, वो आएँ डायरेक्टली हमारे पास। वी विल हेल्प दो स्कूल्स, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो अवेलेबल करके देंगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर में, इस अच्छे काम में हमारे साथ आएँ। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे सी आर्ट्स का एक बार फिर मैं ज़िक्र करूँगा। उनके सेंटर्स कराची में, गुलिस्तान जौहर में, कुरंगी में, कुरंगी में 2 एक रेजिडेंशियल सेंटर भी जिसके इफ्तिताह होने जा रहा है, JPMC में है, सिविल हॉस्पिटल में वो ऐसे MPR में था, सबसे पहले तो उधर ही से शुरू हुआ था एक्चुअली। जो
पहला हमारा गुलिस्तान जौहर का नहीं था, हमारा पहला उससे भी पहले वो 2014 या 15 में, आई डोंट रिमेंबर, 2010 में पहला शुरू किया था हमने इन सिविल हॉस्पिटल, और वहीं से इंस्पिरेशन लेके हमने बाकी सारे ऐड किए। उसके अलावा कराची से बाहर हैदराबाद में, सक्कर में, शहीद बेनज़ीराबाद में, लाड़काना में और गंबट में हमारे ये सेंटर्स हैं। और इंशाअल्लाह जैसे बताया, कितने और इस साल कर रहे हैं आप? 5 और सेंटर्स इस साल दिसंबर तक हम CRs के शुरू कर देंगे। तो एक बार फिर सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उन प्यारे बच्चों का जो आज इधर आए हैं। आई होप कि वो यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में एंजॉय करें ये जो इवेंट हो रहा है। और उसके बाद शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टनर्स का जो हमेशा मेरे बुलावे पे, मेरे पे यहाँ आते हैं और मुझे मेज़बानी का शर्फ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे।